पुरानी क्लासेस के अंदर अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें समझ ली थी, पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन देख ली थी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से इसको जानते हैं हम, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, मल्टीपल नाम हमने जाने थे। हमने साथ-साथ ये भी समझा था इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या-क्या असम्पशन्स हैं, जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस-किस तरीके से हो सकता है। जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमने 2 बात पढ़ी थी इसके अंदर। पहला ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड होता है हमेशा। एंड देन दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने कॉनकेव टू दी ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ कॉनकेव्ड होता है। ओके, मतलब ओरिजिन की तरफ से उभरा हुआ होता है, कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे डायग्राम में अपने, ये डायग्राम है बेटा, तो आप देख पा रहे होगे इसमें ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये कर्व है बेटा हमारे पास, ये पूरा पूरा क्या है, कर्व है जो इस तरीके से बना हुआ है। ओके, इसमें हमारे पास दो हमारे पास एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे हमने गन्स को शो किया हुआ है, यहाँ पे हमने गन्स को शो कर रखा है, जबकि यहाँ पे हमने बटर को शो किया है। ये बेटा पहले जब कभी भी बुक लिखी गई होगी तो उस राइटर के अकॉर्डिंग हमारी बुक्स में भी सेम सेम क्लासिफिकेशन कर रखा है, सेम तरीके से जो डेटा वहां पे है वही डेटा हमें भी दे रखा है, गन और बटर। मतलब बेसिकली 2 टाइप के गुड्स हम मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो चीज हमने सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर भी पढ़ी थी, सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर हमने 2 टाइप के गुड्स पढ़े थे। 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक सिविलियन गुड्स एंड दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब एक आपके कंजप्शन गुड्स और एक होते हैं आपके प्रोड्यूसर गुड्स। एक से जिससे आप चीजों को जिसको कंज्यूम नहीं कर सकते, जिससे आप चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे यहाँ पे गन्स और दूसरा क्या है, बटर। ठीक है, ओके सर, हम लोगों ने ये बात भी समझी थी, साथ साथ इसमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 2 कमोडिटी के। कितने? 2 कमोडिटीज के। तो यहाँ पे भी कितने कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, पॉसिबिलिटीज है, गन और बटर, 2 टाइप की कमोडिटीज हैं। ओके सर, पहला हमारे पास आता है ए पॉइंट क्या बता रहा है आपको, ए कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग सारे के सारे रिसोर्स इंप्लॉयड करके सिर्फ गन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बटर का प्रोडक्शन 0 है। बटर का प्रोडक्शन क्या हमारे पास 0 है, तो ये आपके पास ए लेवल है। ओके, जब हम बी लेवल पे गए तो हमारे पास क्या हुआ, गन का प्रोडक्शन डाउन हो गया जबकि बटर का प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो बी लेवल पे हमारे पास ये हो गया। सिमिलरली आप सी लेवल हो गया, डी लेवल हो गया, ई लेवल हो गया, एफ हो गया और जी लेवल हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल दे रखे हैं जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन की के बारे में बताया गया। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? यस सर, ओके। देन हम बात करते हैं इसके बाद क्या, अब आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। फिर हमने पढ़ा था एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एमओसी। क्या बोलते हैं? एमओसी। इसकी डेफिनेशन भी हमने समझी थी बेटा। साथ ही साथ हमने पढ़ा था एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है, जबकि ये बेसिकली क्या है, एक तरह का कि आपने जो कमोडिटी एक्वायर की है उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पे हमने लॉस कितनी यूनिट का किया है, 1, तभी तो हमें 1 यूनिट का गेन हुआ है। यहां पे आपने कितने यूनिट का लॉस किया है, 2, तभी तो आपको 1 यूनिट का गेन हुआ है। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2 है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 3। तो आपके पास गेन कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। मतलब आप 1 यूनिट गेन कर रहे हो जब आपने 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं, तो उसकी कॉस्ट कितने रुपए है, 3 रुपए। यहाँ पे कितने कॉस्ट है, 4 है। 1 यूनिट आपने गेन किया, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, 5 है। आपने 1 यूनिट गेन किया, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप इसका डिफरेंस निकालो, यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालो। आपने 1 यूनिट को एक्वायर मतलब प्लस किया है, जबकि आपने यहाँ पे कमोडिटी कितनी सेक्रीफाइस की है, 6 कमोडिटी सेक्रीफाइस करने और आप एक कमोडिटी को गेन कर रहे हो, इट मींस कॉस्ट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब इसी चीज को अगर मैं फॉर्मुला वाइज लिख दूं, मतलब फ्रैक्शन में लिख दूं, तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे 1 गन का लॉस हुआ तो 1 बटर का आपको यहाँ पे मतलब आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लॉस यूनिट अपॉन में गेन यूनिट्स, लॉस यूनिट अपॉन में गेन यूनिट्स, ये बात हमने पढ़ी थी। ओके सर, यहां पे भी देखिए आप, तो आप लॉस कितना कर रहे हो, 2 यूनिट का, गेन कितना हो रहा है आपका, 1 यूनिट का। सिमिलरली आप पूरा पैटर्न देख पाओगे। अब जब इस पैटर्न को हम देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक चीज को गौर कर रहे हैं, और वो चीज गौर करने लायक ये बेटा कि जैसे जैसे हमारा कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जो पहले 1 था वो 2 हो गया, 2 से फिर 3 हो गया, 3 से फिर 4। आप देख पाओगे यहाँ पे एमओसी के अंदर परफेक्ट है। यहाँ पे 0 से 1, फिर देखिए अगेन ये कितना हो गया, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये कैसे निकल के आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। आपका जो सेक्रीफाइस यूनिट है वो बढ़ता जा रहा है। आप यहां पे भी देख पाओगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का सेक्रीफाइस है, जबकि बी कॉम्बिनेशन में देखोगे आप तो 2 यूनिट का सेक्रीफाइस हो गया। फिर आप देखोगे इसके बाद यहाँ पे 3 का हो गया, फिर नेक्स्ट वाला देखोगे तो आप 4 यूनिट का सेटिस्फाइड मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस हो गया, 4 यूनिट का सेक्रीफाइस हो गया। और सिमिलरली पोर्शन बढ़ता जा रहा है। और जब कभी भी हम ऐसा इफेक्ट देखते हैं तो ये कॉनकेव शेप का ही होता है। पीपीसी का कैसा होता है, कॉनकेव शेप का होता है अक्सर। ठीक है, यस सर। सर अभी आप बात कर रहे थे कि पीपीसी कप की मल्टीपल शेप होती हैं। बिल्कुल बेटा, तो मैंने बोला पहला कॉनकेव शेप का होता है,
दूसरा आता है बेटा इसका, ये क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है? मैं कह रहा हूं हाँ हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होगा अजम्पशन के साथ। जो हमने पीपीसी कर्व की अजम्पशन पढ़ी थी कि ये जो रिसोर्स होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स यहाँ इंप्लॉयड होंगे वही फैक्टर यहाँ पे भी इंप्लॉयड करें, तो जो जिस एफिशिएंसी के साथ वो गन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्या सेम एफिशिएंसी के साथ क्या वो बटर प्रोड्यूस कर पाएंगे? हम कहेंगे नहीं। या फिर जो बटर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्या उनको अगर हम गन की तरफ शिफ्ट कर दे तो क्या वो सेम फैक्टर काम कर पाएंगे? हम कहेंगे नहीं। तो इस सिनेरियो में ये दोनों के दोनों फैक्टर प्रोडक्शन कैसे होते हैं? इक्वल एफिशिएंट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये पैरेलल, मतलब आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है, कैसी बेटा? स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी पीपीसी का स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये सिनेरियो कभी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि दोनों के दोनों, अगर हम बात करें कि ये दोनों हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, हम कह रहे हैं नहीं हो सकता। लेकिन बुक में कह रहा है, आपसे बता रहा हूं कि अगर ऐसा सिनेरियो है, इट मींस आपके पास लॉस यूनिट जितना आपने सेक्रीफाइस किया, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर जितना लॉस यूनिट है उतना ही गेन होगा, तब पॉसिबल है, तब क्या है? पॉसिबल है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो नहीं सकती, क्योंकि अजम्पशन में ही साफ साफ कहा था दोनों इक्वल एफिशिएंट नहीं है, दोनों इक्वल एफिशिएंट नहीं है। ओके सर, अब हमें पहले केसेस बताइए। ओके, अगर आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी बात को समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से पीपीसी कर्व को डिफाइन करते हैं। किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ये अपने आप में कॉनकेव शेप का होता है या कॉन्वेक्स शेप का होता है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग पूरी तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। हम किस बिहाफ पे इस बात को बोल पा रहे हैं बेटा? चलिए, तो यहाँ पे पहली बात आती है पीपीसी का और एमआरटी। पीपीसी को बोलते हैं, पीपीएफ को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और एमआरटी आपको पता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन दोनों के बिहाफ पे हम बता रहे हैं कॉनकेव कैश है। ध्यान देना, वी कैन मेजर एमआरटी ऑन पीपीएफ फॉर एग्जांपल। पहला पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया गया, एमआरटी बिटवीन द पॉसिबिलिटीज ऑफ बी एंड ई इज इक्वल टू दिस। डी और ई पॉइंट, मैंने यहाँ पे डी और ई पॉइंट बोला है। डी पॉइंट में, ये जो डी पॉइंट है और जो ई पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना, डी पॉइंट में बेसिकली ये वाला गैप है और ये वाला गैप है। अगर मैं इन दोनों गैप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे, तो वही बात बताइए कि जो इसका स्लोप है, जो बीच में इनके स्लोप बन रहा है, वो बन रहा है डी एच अपॉन में एच ई, डी एच अपॉन में एच ई। तो डी एच कितना है हमारे पास? 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, जबकि ये वाला गैप कितना है? ओनली 1 है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है 4/1। कितना आ रहा है? 4/1। ओके सर। सिमिलरली एमआरटी बिटवीन ई एफ इज इक्वल्स टू EI and IF and so on। यहां पे क्या है, अब जो I पॉइंट यहां पे इंडिकेट किया गया, ये वाला जो I पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि यहां पे जो अपने आप पे डिस्टेंस आ रहा है कितना है? 1 2 3 4 एंड 5, और ये कितना आ रहा है आपके पास? 1 यूनिट। कितना आ रहा है? 1 यूनिट। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 5/1। कितना आ रहा है? 5/1। कितना आ रहा है बेटा रेशियो? 5/1। क्या मेरी इतनी आपको क्लियर है? यस सर। तो ये रेशियो आ रहा है 5/1। ठीक है सर। एंड आगे लिखा हुआ है सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे मतलब इसके आगे भी चल रहा है ये केस, जरा ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम बात करें इधर से G और इधर से F पॉइंट, तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये कितना है? 1। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया? 6/1। तो बेसिकली आप ढंग से देखोगे आप तो 4 5 6, तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये क्या अपने आप में बढ़ता जा रहा है। वही बात लास्ट में लाके कंक्लूड कर रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है वी नो PPF is concave shape curve and the slope of PPF is measured on of the MRT। हम इसको MRT से निकालते हैं। फिर लिखा हुआ है since the slope of the concave shape increases, ये क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। क्या ये बढ़ता जाता है? जैसे बताया गया, उसने स्लोप के बारे में बताया, तो बता रहा है MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग MOC भी कहते हैं बेटा। और ये कैसा होता है? वी मूव डाउनवर्ड, एज वी मूव डाउनवर्ड्स along with the curve and the MRT also rise। जैसे हम इसके साथ और नीचे जाएंगे तो ये जो रेशियो है, जो इसका जो रेशियो आ रहा है, जो ये अपने आप पे और बढ़ता जाएगा और इंक्रीज होता जाएगा। और इसी बात से हम लोग यहाँ पे देखते हैं वी मूव डाउनवर्ड along the curve, along the curve। क्या मेरी इतिहास आप सबको समझ में आई? यस सर। इसका मतलब पीपीएफ में और एमआरटी में डायरेक्ट रिलेशन है। यस सर। इसका मतलब ये बात हुई कि सर ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। बिल्कुल, तभी ये कर्व बनेगा, अदरवाइज ये कर्व नहीं बनेगा। क्योंकि कहीं से आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, कुछ आप गेन कर रहे हो, तो आपको वहां पे ज्यादा पैसे देने पड़, ज्यादा आप फैक्टर्स इंप्लॉयड कर रहे हो, और बदले में आपको जो गेन हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है। और ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। यस सर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। ये हमारे पास दे रखा है दूसरा कर्व, स्ट्रेट लाइन। क्या बेटा? ये स्ट्रेट लाइन।
क्या स्ट्रेट लाइन पीपीएफ कर्व हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पीपीएफ बी ए स्ट्रेट लाइन, हम कह रहे हैं हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिंपल बताया कि हमने सिनेरियो पढ़ रखा है कि उसके अंदर साफ बताया गया कि दोनों रिसोर्स, दोनों के दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए, इक्वल एफिशिएंट होने चाहिए, पर ये दोनों इक्वल एफिशिएंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पीपीएफ कैन बी स्ट्रेट लाइन इफ वी एज्यूम एमआरटी इज कांस्टेंट। अगर एमआरटी कांस्टेंट है, जबकि हमारे पास एग्जांपल में क्या था, एमआरटी लगातार क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, पहले 4 फिर 5 एंड देन उसके बाद क्या है 6, ये लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट द सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी इज सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर कमोडिटी। आपको सेम कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सेम कमोडिटी को गेन करना पड़ेगा। मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 यूनिट का लॉस हुआ है तो 2 यूनिट का गेन भी होगा। मैं कह रहा हूं 10 यूनिट का लॉस हुआ है तो 10 यूनिट का गेन भी होगा। मैं कह रहा हूं 5 यूनिट का लॉस हुआ है तो 5 यूनिट का गेन भी होगा। तो हर बार जो रेशियो आएगा 1/1 का आएगा, 1/1 का रेशियो आएगा हर बार। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे जो रेशियो बनेगा कैसा बनेगा, इक्वल बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। वही बात यहाँ बताई गई है। ठीक, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं सर, क्योंकि हम लोगों ने अजम्पशन में ये बात पढ़ी थी कि इक्वल एफिशिएंट नहीं होते हैं, इक्वल एफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, as be possible only when we assume that all resources are equal efficient in production of goods। अब ऐसा तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन वी अज्यूम ऑल रिसोर्स आर इक्वल एफिशिएंट। जितने भी रिसोर्स है वो इक्वल एफिशिएंट है, जो बात मैं कर रहा हूं अभी, अगर वो इक्वल है। लेकिन ये तो गलत बात होगी, जो बात हमने अजम्पशन में पढ़ी थी, अजम्पशन में साफ साफ बताया गया था कि इक्वल एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो ये बात भी हमें मान के चलनी है। इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स इन सच केस पीपीएफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब इस सिनेरियो में हमेशा क्या होगा, पीपीएफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यस सर। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है आप सबको? यस सर। तो पहला केस हमने पढ़ा क्या, हमने पहला केस पढ़ा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। पहले केस में क्या था, एमआरटी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे वो अपने आप पे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव शेप होगी। जबकि इसमें क्या है, हर जगह पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट। हर जगह पे कैसा रहेगा, कांस्टेंट। अब जब हर जगह पे कांस्टेंट ही रहेगा तो ये स्लोप कैसे चलेगा, इक्वल चलेगा, क्योंकि हर जगह रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इट मींस ये अपने आप एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे मेरी बात पे ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ये है कि कैन पीपीएफ बी ए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या ये कॉन्वेक्स हो सकता है ओरिजिन के साइड पे? कॉन्वेक्स का मतलब पहले में क्या था कि ये कॉनकेव होगा, मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा, जबकि दूसरे वाले में क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ को आएगा, मतलब जो उसका स्लोप जा रहा है ये पूरा, ये ओरिजिन की साइड पे आएगा। ओके सर। अब मैं इसको एक चीज यहां पे समझाता हूं कि पीपीएफ 1, 2 और 3, तीन केस बताए गए हमें। पहला केस ये है बेटा, दूसरा केस ये रहा, एंड तीसरा केस ये है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा केस है, तो क्या ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, नहीं। बट अगर मैं कहूं कि सारे तरीके से केस पॉसिबल है, सारे केस पॉसिबल है, ये भी ये भी ये भी, इसमें एमआरटी क्या होगा, इसमें एमआरटी पॉजिटिव में रहेगा, मतलब प्लस में जाएगा। इसमें एमआरटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एमआरटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि इसमें एमआरटी क्या होगा, इसमें एमआरटी कैसा होगा, माइनस में जाएगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, माइनस में जाएगा, डाउनवर्ड होगा। सर ये बात भी समझाओ पहले आप। ओके, जरा ध्यान देना बेटा यहाँ पे। पहले आप गैप को चेक कीजिए बेटा, यहां पे पहले आप गैप देखिए, 21 से कितना है 18, मतलब 3 यूनिट, और गेन कितना हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, फिर अगेन देखो यहाँ पे पहला, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जब ये वाली यूनिट आप गेन कर रहे हो तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16 है, तो कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का। गेन कितना हुआ, अगेन 1 यूनिट का हुआ है। अब अगेन देखो आप, यहाँ पे 16 से 15 कितने यूनिट का गेन हो रहा है, 1। यहाँ पे कितना है, मतलब लॉस कितना कर रहे हो आप, लॉस कर रहे हो 1 यूनिट का, गेन कितना कर रहे हो, 1 यूनिट का कर रहे हो। सिमिलरली फिर इसके बाद देखो आप, यहाँ पे कितना लॉस है, ये। तो ये अपने आप पे क्या हो रहा है, ये लगातार डाउनवर्ड हो रहा है, लगातार क्या है, ये डाउनवर्ड है। वही बात हमने की। अगर ध्यान देना, पीपीएफ कैन बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन इफ एमआरटी डिक्रीजिंग। एमआरटी क्या होगा, अगर गिरेगा, एमओसी अगर गिरेगा, लेस एंड लेस यूनिट टू ऑफ कमोडिटी इज सेक्रीफाइस्ड। हम लोग को कम यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी के लिए। इन सच केस पीपीएफ विल बी कॉन्वेक्स शेप टू दी ओरिजिन। ये क्या होगा उस केस में, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई?
हाँ सर समझ में आ गई। तो इसका मतलब पीपीसी हमारे पास कितने तरीके से हो सकते हैं? ये 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला कॉनकेव टू दी ओरिजिन, पहला क्या है बेटा? कॉनकेव टू दी ओरिजिन, ठीक है। दूसरे केस में क्या है? ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, बिल्कुल, जब एमआरटी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एंड तीसरे केस में क्या है? ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स होने के साथ शर्त क्या है? एमआरटी कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। जबकि पहले वाले केस में क्या था? एमआरटी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। एमआरटी कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी है साफ साफ। ओके ओके सर, क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? यस सर। तो ये आज हमने समझा है कि एमआरटी का और पीपीएफ का कैसा रिलेशन है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि डायरेक्ट रिलेशन है। पीपीएफ के केस, पीपीएफ के अंदर एमआरटी का बड़ा रोल है। एमआरटी का जैसा रेशो होगा वैसा पीपीएफ आपका रिएक्ट करता है, वैसे ही पीपीएफ आपका चलेगा। अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये कॉनकेव होगा, अगर ये घट रहा होगा तो ये कॉन्वेक्स होगा, और ये अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये अपना पे कैसा है? स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है? यस सर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। साथ ही साथ हम लोग एक कंसेप्ट को और सीखते हैं बेटा, पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पीपीएफ और एमआरटी का रिलेशन को देखा, जिसके बिहाफ पे उसकी शेप, पीपीएफ की जो शेप है वो डिसाइड होती है कि वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, या फिर आपका स्ट्रेट लाइन होगा। सिमिलरली पीपीएफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या रिलेशन है, इसको भी समझते हैं बेटा हम साथ साथ। ओके, यस सर। चलिए, opportunity cost of the product is the alternative. Opportunity cost of the product is a alternative that must be given up to produce that product. यहां तक मेरा क्लियर है? That up to produce that product, PPF illustrate the concept of opportunity cost. अब पीपीएफ की हेल्प से क्या हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख पाएंगे? जरा चेक करते हैं एक बारी। क्या हम पीपीएफ की हेल्प से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? यस सर। चलिए चेक करते हैं बेटा फटाफट से एक बारी। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर बटर इज द फ्यूअर गन्स एज वी मूव फ्रॉम ई टू एफ। ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, जब ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, ये आपका ई पॉइंट है बेटा, ये आपका एफ पॉइंट है। जब ई से एफ की तरफ गए तो हमें यहाँ पे जो लॉस हुआ है बेटा, वो कितने यूनिट का हुआ? 1 2 3 4 5। हम कैसे बता पा रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना है? 11 है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना है? 6 है। तो गैप कितना आ रहा है? 5 यूनिट का सेक्रीफाइस करके आपको गेन कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का। 4 से 5 की तरफ 1 यूनिट। तो आपने यहाँ पे 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है फॉर 1 यूनिट। E to F, the production of butter is rise from 4 यूनिट टू 5 यूनिट। 4 से 5 यूनिट की तरफ उसका प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया, ठीक है। बट नंबर ऑफ गन्स डिक्रीजेस फ्रॉम 11 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स। आपका 11 से 6 हो गया बेटा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे ही बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने जो प्रोड्यूस किया है वो 1 यूनिट प्रोड्यूस किया 4 से 5। टोटल प्रोडक्शन पहले 4 था, अब वो 5 हो गया, तो 1 यूनिट आपने एडिशनली प्रोड्यूस की है। जबकि जो पहले आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, आपने 11 से 6 डायरेक्ट आपने 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया यहाँ पे। तो यहाँ बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट ऑफ बटर, जो 5वीं यूनिट है बटर की, ये वाली, इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई यहाँ पे, सेक्रीफाइस 5 यूनिट्स ऑफ गन। हमने 5 यूनिट गन की सेक्रीफाइस की है बेटा, ठीक है। यस सर। आगे बताया गया है, इफ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुल एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, सभी अच्छे इस्तेमाल हो रही हैं, देन मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्स अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। जब हम एक यूनिट का प्रोडक्शन कम करके दूसरे यूनिट में शिफ्ट करते हैं, तभी हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर सभी रिसोर्सेज इक्वल है, अगर मान के चलिए सभी रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं पहले से, तो क्या वो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं। हमें एक का प्रोडक्शन डाउन करना पड़ेगा, तभी हम दूसरा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से आपको भी कहा जाता है बेटा, पहले आप लोग को दूसरी एक्टिविटीज से हटना पड़ेगा, तभी आप पढ़ाई की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे, आप जब दूसरी एक्टिविटीज से अपना ध्यान हटाओगे तभी तो आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर पाओगे। जब शिफ्ट करोगे वही टाइम गैप आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाकी एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देते हैं, जिसके क्या होता है, टाइम आपका यूटिलाइज ना करके वो टाइम आपका डिसयूटिलाइज हो जाता है, वो दूसरी एक्टिविटीज में चला जाता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है
इफ, जरा मेरी बात फिर से ध्यान देना बेटा, इफ ऑल द रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी आर फुल एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, जो आपका टाइम पीरियड पूरा यूटिलाइज होता है, देन मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय टेकिंग द रिसोर्स अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर गुड्स। द लॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ सच अनदर गुड्स इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट। तो पहले वाले के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब आप बाकी एक्टिविटीज से ध्यान हटाओगे तभी आपकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट हो पाएगा। वही बात यहाँ पे बताई गई, वही बात इकोनॉमिक्स वाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पीपीएफ की हेल्प से हमें बताने के हेल्प करता है। तो क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई कि पीपीएफ की हेल्प से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी हेल्प करता है बेटा। ठीक है, यस सर, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके बेटा।